हेलो बच्चों, वेलकम टू नरी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो आज का हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि सॉल्यूशंस हमारी डेली लाइफ में कितने कॉमन हैं। आपको सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ हमारी लाइफ में बहुत रेयर होते हैं। असल में हम ज़्यादातर चीज़ों से जो डील करते हैं वो मिक्सचर्स हैं। सोचो, जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, सुबह की चाय या कॉफ़ी, ये सभी सॉल्यूशंस ही तो हैं। इसीलिए इस चैप्टर को समझना मतलब अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझना है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सॉल्यूशंस आर एवरीवेयर अराउंड अस। अब हम इस स्लाइड में सॉल्यूशंस के कुछ सरप्राइजिंग एग्जांपल्स देखेंगे। एक कॉमन गलतफहमी होती है कि सॉल्यूशंस हमेशा लिक्विड ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। हवा यानी एयर एक गैशियस सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रोजन सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज सॉल्यूट हैं। आपके किचन में जो पीतल यानी ब्रास के बर्तन हैं वो एक सॉलिड सॉल्यूशन है, कॉपर और जिंक का, जिसे हम एलॉय भी कहते हैं। स्टील, जिससे हमारे घर बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, वो आयरन और कार्बन का एक सॉलिड सॉल्यूशन है। और हाँ, हमारे कॉमन लिक्विड सॉल्यूशंस तो है ही, जैसे नींबू पानी और हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले आईवी ड्रिप्स। फैसिनेटिंग है ना? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर का रोड मैप क्या है। हम इसे 4 सेक्शंस में कवर करेंगे। पहले सेक्शन में हम सॉल्यूशंस के बिल्कुल बेसिक्स समझेंगे कि ये होते क्या हैं। सेक्शन 2 में हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को अलग-अलग तरीकों से कैसे मेजर किया जाता है। सेक्शन 3 में हम सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में सेक्शन 4 में हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज, हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया हमारा प्लान ऑफ एक्शन था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला सेक्शन, सॉल्यूशंस द बेसिक्स। यहाँ हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है, इसकी ऐसे क्या खास बात है। चलिए इसको आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है टू सेट द स्टेज फॉर डिफाइनिंग अ सॉल्यूशन। अब हम इस स्लाइड में सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझेंगे। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिसे आपको एग्जाम में जरूर लिखना है वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि मिक्सचर की कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हर जगह पूरे सॉल्यूशन में एक जैसी हैं, यानी यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने पानी में नमक अच्छे से घोल दिया तो आप चाहे ऊपर से एक सिप लें या नीचे से, टेस्ट एकदम सेम आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पानी में रेत मिक्स करते हैं तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं। अब हर सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, और सोल्यूट वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में खुलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स को समझना था। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल देखेंगे जो सॉल्यूशंस के टाइप्स बताता है। हम इन्हें सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। देखिए, पहला है गैसियस सॉल्यूशंस। यहाँ सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। बेस्ट एग्जाम्पल हमारी हवा। दूसरा और सबसे कॉमन है लिक्विड सॉल्यूशंस। यहाँ सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, पर सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, ये गैस इन लिक्विड हो गया। पानी में अल्कोहल, ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया। और पानी में चीनी, ये सॉलिड इन लिक्विड हो गया। फाइनली आते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, जिनका बेस्ट एग्जाम्पल है एलॉयज। जैसे सोने की ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें थोड़ा कॉपर मिक्स करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सॉल्यूशंस कितने वर्सेटाइल हो सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, हाउ टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, आम जिंदगी में ये कहना चल जाता है कि चाय हल्की है या कड़क है, लेकिन केमिस्ट्री में और इंडस्ट्री में ऐसी क्वालिटेटिव बातें नहीं चलती। हमें चीज़ें क्वांटिटेटिवली यानी नंबर्स में बतानी पड़ती हैं। हमें आखिर ऐसी यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में खुला है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की ज़रूरत को समझना। अब हम इस स्लाइड में कॉन्सेंट्रेशन का पहला मेथड देखेंगे जिसका नाम है मास परसेंटेज या W/W। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई कहता है कि ये 10% ग्लूकोज एंड वाटर बाय मास है, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सोल्यूशन में है। अब यहाँ एक छोटा सा कैच है,
अगर सोल्यूशन 100 g है और सोल्यूट 10 ग्राम्स है तो सॉल्वेंट यानी पानी कितना हुआ 100 - 10 यानी 90 ग्राम्स। ये छोटा सा पॉइंट स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना था। अब हम इस स्लाइड में 2 और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। पहला है वॉल्यूम परसेंटेज V/V। ये तब यूज होता है जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड्स हों। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस मास की जगह वॉल्यूम यूज होता है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है गाड़ियों में यूज होने वाला एंटी फ्रीज सोल्यूशन। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V। ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब होता है मास ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये यूनिट आपको मेडिसिन और फार्मेसी में बहुत दिखेगी, जैसे कफ सिरप की बोतल पर। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था V/V और W/V परसेंटेज के स्पेसिफिक यूजेस को जानना। अब हम इस स्लाइड में एक स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन यूनिट देखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन या ppm। सोचिए, अगर सल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, जिसे हम ट्रेस क्वांटिटीज कहते हैं, तब क्या होगा? ऐसे केसेस में परसेंटेज एक बहुत ही छोटा नंबर आएगा, जैसे 0.0001%। इतना छोटा नंबर यूज करना कन्वीनियंट नहीं होता, इसीलिए हम ppm यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला परसेंटेज जैसा ही है, बस 100 की जगह हम 10⁶ यानी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है पॉल्यूटेंट्स को मेजर करने में, जैसे हवा या पानी में। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि बहुत कम कॉन्सेंट्रेशंस के लिए ppm यूज होता है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मोल फ्रैक्शन को समझेंगे। इसे हम x से डिनोट करते हैं। ये सिंपल सा एक रेशियो है, एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स। मान लो 2 कंपोनेंट है A और B, तो A का मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे आपको हमेशा याद रखना है, सॉल्यूशन में जितनी भी कंपोनेंट्स है उन सब के मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आती है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मोल फ्रैक्शन और उसकी की प्रॉपर्टी को समझना। अब हम इस स्लाइड में कॉन्सेंट्रेशन का सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे, मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट। फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल्स मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर या सिंपली मोलार। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मोलैरिटी की डेफिनेशन और फॉर्मूला को अच्छे से याद करना। अब हम इस स्लाइड में आते हैं मोलैरिटी के भाई मोलैलिटी पर। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें और मोलैरिटी में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो आइए इसका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। देखा आपने डिफरेंस? मोलैलिटी में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ है मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला है मोलैलिटी इक्वल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर kg। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मोलैलिटी को मोलैरिटी से अच्छे से डिफरेंशिएट करना। अब हम इस स्लाइड में मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच के सबसे बड़े डिफरेंस को फाइनल करेंगे। ये आपके एग्जाम और वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। मोलैरिटी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम यूज करती है और मोलैलिटी मास यूज करती है। अब सोचिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है, वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन एक सब्सटेंस का मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। इसीलिए मोलैलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। इसीलिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में मोलैलिटी को एक बेहतर यूनिट माना जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन दोनों के बीच टेम्परेचर डिपेंडेंस का फर्क समझना था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना सीख लिया, तब सवाल ये उठता है कि हम एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैक्सिमम अमाउंट है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी आखिर किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। अब हम इस स्लाइड में 2 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इमेजिन आप पानी में चीनी घोल रहे हैं। 1 चम्मच घुल गई, 2 चम्मच घुल गई। जब तक और चीनी घुल सकती है तब तक सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड।
लेकिन एक पॉइंट आएगा जब और चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी और नीचे बैठने लगेगी। उस पॉइंट पर सोल्यूशन बन जाता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस रुक गया है, इसका मतलब ये है कि जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक उतने ही पार्टिकल्स सोल्यूशन से वापस सॉलिड बन रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बीच का फर्क समझना था। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि एक सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ एक गोल्डन रूल काम करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर चीजें पोलर में घुलती हैं और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में। जैसे नमक पोलर, पानी पोलर में घुल जाता है, पर तेल नॉन पोलर में नहीं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। यहाँ ले शैटलियर्स प्रिंसिपल काम आता है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी हीट अब्सॉर्ब होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। और तीसरा है प्रेशर, जिसका सॉलिड्स और लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को जानना था। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, फंडामेंटल लॉज ऑफ सॉल्यूशंस। इस सेक्शन में हम 2 बहुत ही पावरफुल लॉज पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ, जो ये बताता है कि एक गैस लिक्विड में कितनी घुलेगी, और राउल्ट्स लॉ, जो सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को डिस्क्राइब करता है। ये दोनों ही लॉज आपके एग्जाम्स के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 2 इंपॉर्टेंट लॉज को इंट्रोड्यूस करना है। अब हम इस स्लाइड में एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि प्रेशर का गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट वाले कंटेनर में कम प्रेशर है। आप देख सकते हैं कि लिक्विड के ऊपर गैस के पार्टिकल्स कम है और लिक्विड के अंदर भी कम है। अब राइट वाले कंटेनर में देखिए, हमने पिस्टन से प्रेशर बढ़ा दिया है। इससे लिक्विड के ऊपर गैस पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और इसलिए अब ज्यादा पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो सिंपल से कंक्लूजन क्या है? जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इस विजुअल से प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन समझना था। अब हम इस स्लाइड में हेनरीज लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। वाई एक्सिस पर गैस का पार्शियल प्रेशर P है और एक्स एक्सिस पर सोल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन X है। आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ऐसी लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, यानी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, यानी उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। इस लाइन का जो स्लोप होता है वही हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH कहलाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हेनरीज लॉ को ग्राफिकली समझना। अब हम इस स्लाइड में हेनरीज लॉ को फॉर्मली डिफाइन करेंगे। लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस X इन द सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स KH टाइम्स X, जहां KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो फॉर्मूला को रीअरेंज करने पर आएगा X इक्वल्स P/KH। इसका मतलब KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, X यानी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसको नोट कर लीजिए, हायर द KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हेनरीज लॉ का फॉर्मूला और KH और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन समझना। अब हम इस स्लाइड में हेनरीज लॉ के कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे। जब आप एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो वो फिज की आवाज़ आती है ना, वो हाई प्रेशर पर डिसॉल्व की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो प्रेशर रिलीज होते ही बाहर आती है। स्कूबा डाइवर्स जब गहरे पानी में जाते हैं तो हाई प्रेशर की वजह से उनके ब्लड में ज्यादा नाइट्रोजन घुल जाती है। अगर वो तेजी से ऊपर आए तो प्रेशर कम होने से ये नाइट्रोजन बबल्स बना देती है, जिससे द बेंज नाम की एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है। और जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए हमारे ब्लड में कम ऑक्सीजन घुलती है, जिससे वीकनेस फील होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हेनरीज लॉ को डेली लाइफ से कनेक्ट करना। अब हम इस स्लाइड में हमारे फाइनल लॉ, राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को समझेंगे। ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन। डैश लाइन I कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर दिखा रही है, डैश लाइन I कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर दिखा रही है, और जो ऊपर वाली सॉलिड लाइन I3 है वो सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर है, जो इन दोनों पार्शियल प्रेशर्स का सम है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग।
तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था राउल्ट्स लॉ को ग्राफिकली विजुअलाइज करना। तो इस चैप्टर के एंड में मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। इस पर ज़रूर सोचिए। अगर मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो एक केमिस्ट एक गर्म लैब में और एक ठंडी लैब में 0.5 मोलर सोल्यूशन को अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे प्रिपेयर करेगा? इसका जवाब हमारे आज के डिस्कशन में ही छुपा है। इस पर सोचिए और इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।